लक्षण अर्थ में अभिप्रति हो। अभिमुखे इस अर्थ में वर्तमान अभिप्रति अव्यय का, और वो लक्षणवाची भी तो होना चाहिए, लक्षणवाची सुबंत के साथ। जैसे अभ्यग्नि, अग्नि लक्षणवाची है और आभिमुख्य अर्थ में अभिप्रति है, तो समास हो जाएगा। सुना भाई? कर्तव्य आभिमुख्य अर्थ में अभि और प्रति, जैसे पहले कह रहे थे ना, समीप समृद्धि अर्थ में विभक्ति, समीप समृद्धि अर्थ में अव्यय, ऐसे यहाँ आभिमुख्य अर्थ में अभिप्रति, आभिमुख्य अर्थ में अभिप्रति का लक्षणवाची सुबंत के साथ समास होता है। आभिमुख्य अर्थे अभिप्रति शब्दो लक्षणवाची ना सुबंत समर्थेन सुबंतेन स समस्येते। अभिप्रति द्विवचन है तो अभिप्रति समस्येते। अव्ययीभावश्च अभ्यग्नि सलभा पतंती प्रत्यग्नि सलभा पतंती। अभ्यग्नि के बाद विभक्ति क्यों नहीं सुनाई दे रही? अभ्यग्नि प्रत्यग्नि के बाद विभक्ति क्यों नहीं सुनाई दे रही, बताओ? अग्नि के आगे अकेला अग्नि हो तब तो सुनाई देती है, अभ्यग्नि में क्यों नहीं सुनाई दे रही? हाँ जी सौरभ जी, वही बातें पूछ रहा हूं मैं रोज। हाँ जी आजाद जी, अग्नि अग्नि अग्नया यहां तो सुनाई देती है, अग्नि विभक्ति सुनाई देती है ना। लेकिन अभ्यग्नि ऐसा रहता है, यहां पर विसर्ग क्यों नहीं सुनाई दे रहे? अभ्यग्नि सलभा पतंती। किसी को नहीं आ रहा ना? इनको तो आ, राहुल जी को तो आ रहा है। हैं? क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। आपको जी स्वामी कमाल कर दिया भाई। हाँ हाँ, आप तो कभी सुपो धातु बोल रहे हो, कभी अव्यदाप सुपा। अव्यदाप सुपा, अविभाव समास अव्यय होने से अव्यदाप सुपा लुक हो रहा है विभक्ति का। वही बातें पूछ रहा हूं मैं, दूसरी बात नहीं पूछ रहा, एक ही बात रोजाना है। सौरभ जी, मैंने पूछा अभ्यग्नि में विभक्ति नहीं दिखाई दे रही, अग्नि में तो दिखाई दे रही है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव अव्यय होता है, तो अव्यय होने से अव्यदाप सुपा विभक्ति का लुक हो जाएगा, ये उत्तर बनेगा। हैं? अच्छा, तो ये बात हो गई। अब आप बताइए, अनुरियत समय, अनु यस्य समयावाची, समय मानी समीप, अनु जिसका समीपवाची है, उस लक्षण, लक्षण की अनुवृत्ति है। यहाँ पर अनुवनम अग्निर्गता, मैं ये कह रहा हूं अनुर्यस्य समयावाची, अनु जिसके समीप को बता रहा है, उस लक्षणवाची के साथ अनु का समास होता है। अनु किसके सामीप्य को बता रहा है? अनु जिसके समीप, समय मानी समीप,
अनु जिसका समया समीपवाची है उस लक्षणवाची सुबंत के साथ जिसके सामीप्य को बता रहा है उस लक्षणवाची के साथ अनु का समास होता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। विभक्ति हटी क्यों नहीं भाई? कर्तव्य बताएगा। जैसे यहाँ हट गई ऐसे यहाँ भी हटनी चाहिए। अनुवनम हट नहीं रही। आप बताओ, विभक्ति का अमादेश हो गया। आप बताओ। वहाँ विभक्ति का अमादेश हो गया है। हाँ, क्यों हुआ? हम ऊपर क्यों नहीं हुआ? अब वहाँ पे विभक्ति का लुक कर दिया जब ब्याज आदेश हुआ। हाँ, तो वहाँ क्यों नहीं हुआ हम आदेश? लुक कैसे हो गया? यहाँ भी लुक करो या तो वहाँ पे वो लुक कर- हैं? क्यों सौरभ जी? वहां लुक हो गया तो यहाँ भी लुक होना चाहिए, यूं कह रहा हूँ। उसके स्थान पे अमादेश। हैं? कोशिश करो भाई, दिमाग में बिठाओ, वही बातें पूछ रहा हूँ। क्यों जी? आजाद जी, आप बताओ। नाभ्ये भावदत्तों तो पंचम। हैं? नाभ्ये भावदत्तों तो पंचम। नाभि भावद भावाद, भावाद। नाभि भावाद। ये उत्तर बनेगा कि जी यहाँ अकारांत अविभाव है, वहाँ इकारांत अविभाव है, तो अकारांत को छोड़कर कोई अविभाव होगा तो लुक हो जाएगा। अकारांत अविभाव होगा तो विभक्ति को अम हो जाएगा। ये उत्तर बने। ये नाभ्ये भावदत्तों तो पंचम। हैं? नाभ्ये भावादत्तों तो पंचम्या से अकारांत अकारांत अविभाव होने से विभक्ति को अम हो जाएगा, पंचम। ऐसा उत्तर देना है। क्योंकि कहा है अकारांत अविभाव, अतः मानी अकारांत, एन विधिस तदंत से, अतः मानी अकारांत, अकारांत अविभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होता बल्कि उसको अम हो जाता है। अकारांत अविभाव से उत्तर विभक्ति को लुक नहीं होता बल्कि उसको अमादेश। हम आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अनुवनम अग्निर्गता, यहाँ पर अनु जिसका सामीप्य को बता रहा है उस लक्षणवाची के साथ, लक्षण क्या होता है? चिन्ह। अनु जिसके सामीप्य को बता रहा है उस लक्षणवाची के साथ समर्थ सुबंत का अनु का समास। अनु जिसके सामीप्य को बता रहा है, अनु किसके सामीप्य को बता रहा है? वन के सामीप्य को बता रहा है। वन है लक्षणवाची। ये अग्नि कहाँ तक पहुंच गई? वन तक पहुंच गई। अनु लक्षण, अनु जो है जिसके सामीप्य को बता रहा है। यस्य समया, यत समया का अर्थ है यस्य समया। अनु जिसका समया है, समय समीपवाची है, कर्तव्य। अर्थ बताओ, अनुर्यत समया अनु जिसका है। यत समया में षष्ठी समास है, यस्य समया यत समय। जिसका समीपवाची अनु है, हैं? जिसका समीपवाची अनु है, जिसका सामीप्य को अनु बता रहा है उस लक्षणवाची के साथ अनु का समास होता है। अनु शब्द का समास। अनु किसका सामीप्य बता रहा है? वन का। वन के सामीप्य को बता रहा है और वो वन है लक्षणवाची। उस लक्षणवाची के साथ अनु का समास हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अब स्पष्ट हुआ? समझ में ना आए तो एक बार, दो बार, कई बार पूछो। यहाँ पर लक्षणवाची सुबंत क्या है? वनम लक्षणवाची है, अव्ययीभाव समास हो गया।
अनु जिसके सामीप्य को बताए। अनु का क्या अर्थ होता है गुरु जी? सामीप्य समय पे और क्या यहाँ पर सूत्र कह रहे हैं ना यहाँ, अनु जिसका सामीप्य को बताए। तो अनु का आपने पूछा अनु का क्या अर्थ है, तो सामीप्य। समया समयाकार समीप है ना, समय 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 नहीं है, समय एक अव्यय है, उसका अर्थ समीप होता है। यस्य समया यत समया, समया मानी समीपवाची। अनु शब्द के अर्थ में वर्तमान है। समया शब्द अनु जिसके समीप को कह रहा है, उस लक्षणवाची के साथ अनु का समास होता है। मैं तो गीत गाता ही रहूंगा, पर आप लोगों के समझ में आएगा तो ज्यादा आनंद हो जाएगा। गीत गाने वाला तो गाता रहेगा, है ना। अनु जिसके सामीप्य को, यहाँ पर यत समया यस्य समया, समया शब्द का अर्थ है समया मानी समीपवाची। ऐसा है। अनु जिस यस्य समया, जिसके सामीप्य को बताए, उस लक्षण अनु जिसका समीपवाची है। यहाँ पर ये जो समया शब्द है ना, इससे विभक्ति नहीं आई, ये तो अनुकरण है एक प्रकार से। यत समया, समया मानी समीपवाची। अविभक्तिक सूत्र निर्देश है। एक सुपाम सुलुक सूत्र है, अविभक्तिक सूत्र निर्देश है। समया शब्द अविभक्तिक सूत्र निर्देश। सूत्र माने सूत्र सूत्र माने बोलो, सूत्र निर्देश है। सूत्र में होने वाले को सूत्र कहते हैं। समया शब्द अविभक्तिक सूत्र निर्देश है, और षष्ठी समास हो रहा है यत समया। वैसे तो समया के युग में द्वितीया होती है, पर यहाँ द्वितीया क्यों नहीं है, आप बोलो। सुजन जी बोलेंगे। समया शब्द में हा, निक्सा, समया, धिक, प्रतियोगे, इन सब के योग में द्वितीया होती है। जैसे बोले धिक त्वाम, धिक के योग में द्वितीया हो गई। समया के योग में द्वितीया होगी, जैसे ग्रामम समया, वृक्षम समया, वृक्ष के समीप। कहाँ नहीं हो रहा है गुरु जी? हाँ, यत समया में षष्ठी समास हो रहा है, षष्ठी हो रही है यस्य में, द्वितीया नहीं हो रही। प्रश्न क्या है? हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि समया के योग में द्वितीया क्यों नहीं है। यहाँ यस्य समया यत समया हो रहा है ना, यस्य समया यत समया समास हुआ है, इसका ऐसे विग्रह होगा ना, यत गसी गस और समया सु
ये प्रातिपदिक हो गया सुपो धातु, तो यत समया बन गया। फिर इससे विभक्ति आई, एक बार फिर आएगी सु, इसका लुक हो गया। ऐसा ही चलता है ना समास में। एक ये प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक से स्वाद्योत्पत्ति होकर सु आया, और इस समया से उत्तर उसका वो हो गया है। सौत्र निर्देश का मतलब सूत्रकार ने इसको अविभक्तिक पढ़ा है। सूत्रकार ने इसको विभक्ति रहित पढ़ा है। मुख्य अर्थ के साथ योग हो ना, तब द्वितीया होती है। यहाँ तो षष्ठी होगी और उसका समास हो गया। और कोई कहे कि ये वो षष्ठी तो अव्यय के युग में होती नहीं। पूर्ण गुण स्वीतात थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब आप लोग कोई कहे कि यहाँ तो यत समया अव्यय के साथ समास का प्रतिषेध किया है, क्यों जी? अव्यय के साथ समास का प्रतिषेध किया है। कहां पर किया है? सूत्र है पूर्ण गुण सुहितार्थ सत अव्यय, पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्यय समानाधिकरणेन, ये किया है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 8-10 नंबर सूत्र देखो। 11 नंबर सूत्र, पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्यय 11 नंबर सूत्र है ना जी। तो यहाँ पर अव्यय के युग में षष्ठी का प्रतिषेध किया है ना, षष्ठी समास का अव्यय पढ़ा है ना। पूर्ण गुण सुहितार्थ, ये सब पूर्ण बनी पूर्ण प्रत्यांत, पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम, ये इसको पूर्ण प्रत्यांत कहते हैं। पूर्ण एक प्रत्यय है। अंग्रेजी में जिसको ऐसे कहते हैं ना, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थ जुड़ता है ना जहाँ, वो पूर्ण प्रत्यय है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, ऐसे बोलते हैं। थ जहाँ जुड़ेगा, प्रथमम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थम जैसे। हाँ, द्वितीय तृतीय भी पूर्ण है। दूसरा तीसरा, हिंदी में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, ऐसे चलते जाओ, ये सब पूर्ण प्रत्यय हैं। 1 2 3 4 5 6 ये संख्यावाची है। क्या अंतर समझ रहे हैं? पहला दूसरा तीसरा ये हैं? समझ में आ गया। एकम द्वि त्रि चतुर बोलेंगे तो ये संख्यावाची और ये पूर्ण प्रत्यांत है। तृतीया चतुर्थी बोलेंगे तो पूर्ण प्रत्यय। 2 तरह के नंबर हैं, कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल। ऑर्डर को बताने वाले 1 2 3 4 5 6 7, ये कोऑर्डिनल नंबर्स हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये ऑर्डिनल, ऑर्डर को बता रहे हैं। पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 4 5 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो संख्या है ना, ये पूर्ण प्रत्यांत है। पूर्ण प्रत्यांत का समास नहीं होता, गुणवाची का समास नहीं होता, सुहित अर्थ वाले तृप्त अर्थ वाले का समास नहीं होता, अव्यय का समास नहीं होता, तव्य का समास नहीं होता, समानाधिकरण का समास नहीं होता, पाणिनेय सूत्रकारस्य समास नहीं होगा। पाणिनेय है और सूत्रकारस्य के बीच में समास नहीं होगा। पाणिनेय है और सूत्रकारस्य समानाधिकरण है। भगवतो दयानंद से समास नहीं होगा। क्यों? पूर्ण गुण स्वीतार्थ सद अव्यय तव्य समानाधिकरण कह रखा है।
समानाधिकरण के साथ समास नहीं होता। दो चीजें एक को ही बताते हैं तो उसको समानाधिकरण कहते हैं। फिर यहीं आ जाओ, यत समया में यस्य समय यत समय किया है ना, ये अंतर्वर्तनी विभक्ति है भाई। ये सु और इधर गस, इसका सुपो धातु प्रातिपदिक लुक होता है। अंतर्वर्तनी विभक्ति वो होती है जिसका सुपो धातु प्रातिपदिक लुक करता है। और हल्ग्याम दीर्घात सुतुष प्रकृतम हल या स्वमोर नपुंसकात अतोम इत्यादि जो सूत्र लगते हैं वो क्या है? अंतर्वर्तनी विभक्ति नहीं है। वो जो प्रातिपदिक से परे विभक्ति आती है वो अंतर्वर्तनी नहीं। प्रातिपदिक का हिस्सा बन जाती है जो विभक्ति, वो अंतर्वर्तनी विभक्ति। समास में जो विभक्ति आएगी अंतर्वर्तनी विभक्ति होगी, क्योंकि वो समास का हिस्सा बन जाती है। यस्य समया यत समया, यहाँ पर समया के योग में द्वितीया क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ समया का अर्थ समीप, समीप मात्र है। जैसे मैं यूं कहूं, देवदत्ता कूपस्य पार्श्वे तिष्ठति, उपकूपम तिष्ठति ऐसे भी बोलेंगे, और कूपस्य पार्श्वे तिष्ठति, उपसमया तिष्ठति ऐसे बोलेंगे। अनु जिसका समयावाची है, समया माने समीपवाची है, उस के साथ, उस लक्षणभूत के साथ किसका समास होता है? लक्षणभूत के साथ विभाषा समास होता है अनु का, और अविभाव समास होता है। उदाहरण है अनुवनम अग्निर्गता। अनु जिसका समीपवाची हो, अनु जिसके सामीप्य को बता रहा है। पहले वाले सूत्र में कह रहे थे कि आभिमुख के अर्थ में अभी प्रतिवर्तमान हो तो वो लक्षणवाची सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं। यहाँ कह रहे हैं अनु जिसका समीपवाची है, उस लक्षणभूत सुबंत के साथ, लक्षणवाची सुबंत के साथ अनु का समास होता है। जैसे अनुवनम अस्निर्गता, वन पर्यंत आग पहुंच गई जल्दी जल्दी, वन को भी जला देगी। अब चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अनु हैं, यहाँ तो अशनिर्गता है। अस्निर्गता, अग्निर्गता, अशनिर्गता। असनी का मतलब होता है वो जो बादल से आकाश से जो चमकती है ना, वो असनी कहलाती है। कड़कती है वो स्तनयित्नु, चमकती है वो असनी। तो अनुवनम अस्निर्गता, वन तक, आकाश से वन तक पहुंच गई एकदम। उसकी जो लाइटनिंग थी ना, लाइटनिंग ऊपर आकाश से लेकर के, और यहाँ कहाँ तक लाइटनिंग? वन तक। तो वनम अनु, वनस्य पश्चात अनुवनम, ऐसा बनेगा। गरजना को क्या बोले थे? हैं? गरजना को क्या कह रहे? गरजना जैसे बोले। स्तनयित्नु, स्तनयित। हाँ, स्तनयित्नु गर्जने वाली बिजली, गर्जने वाले बादल स्तनयित्नु, और कड़क ये चमकने वाली विद्युत, चमकने वाली अस्नेर। अब ऐसे विभाग करके बता रहे हैं। वैसे तो चमकना हर वो एक ही तो होता है, एक ही साथ होता है ना, चमकना भी और विद्युत अर्थ भी। लेकिन बात तो एक ही है, पर क्या दिक्कत है? एक तो गरज ध्वनि से संबंधित करके बोल रहा है, एक बिजली को संबंधित, लाइट को संबंधित।
हाँ, अनु जिसका समयावाची, समय मानी समीपवाची, उस लक्षण भूत के साथ, उस लक्षणवाची सुबंत के साथ अनु का समास होता है। जैसे अनुवनम अस्निर्गता, गतः, कैसे बोले, वन तक अग्नि पहुंच गई, असनी पहुंच गई। अग्नि बोलेंगे तो फिर वैसे अर्थ होगा कि जलती जलती आग उसके वन तक पहुंच गई, और अश्नि चमकते हुए वन तक पहुंच गई, ऐसे आई लाइटनिंग, वन तक पहुंच गई। हाँ? आपका दोष नहीं है, हम भी ऐसे ही थे, समझ में नहीं आके देता था। हैं? पर मेरे जैसे शुरू में आचार्य विश्वदेव जी पढ़ाते थे, वो तो सही थे, तब तो बात बनती रही। लेकिन और कोई एक अध्यापक लगा दिए तो फिर समझ में नहीं आता था कुछ। तो ऐसे ही मैं तो कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, आप लोगों की समझ में आ जाए, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। अनुवनम असनिर्गता, अनु जिसका समीपवाची, उस लक्षण भूत के साथ अनु का समास होता है। समझ में आने के बाद गुरुजी भूल जाते हैं। हैं? समझ में आ जाती है लेकिन भूल जाते हैं। सभी बोलते हैं, हम ही बोलते हैं, बार बार तभी तो पुस्तक देखनी पड़ती है, तो पुस्तक क्यों रखें हाथ में। पर भूलते भूलते भी बहुत याद हो जाता है फिर। हैं? एकाग्र होकर के, आपकी समस्या अलग है, इनकी समस्या अलग है, ये तो मेहनत नहीं करते, ये दोनों तो मेहनत नहीं करते, इसलिए इनको नहीं आ रहा है। आपको समय थोड़ा कम मिलता है, सेवा में ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए। और सौरभ जी का भी निर्णय नहीं हुआ है कि मेरे को व्याकरण पढ़ना है। कर दिया, मेरे को बताना चाहिए ना इसको, मेरे को बताएगा तब मैं मानूंगा, नहीं तो फिर मैं यही कहता रहूंगा इसने निश्चय नहीं किया है अभी। हाँ भाई सौरभ, निश्चय कर लिया है? निश्चय करने के बाद तो आने लगेगा व्याकरण, देख लेना आप, सही बता रहा हूँ। हाँ नहीं, अष्टाध्यायी याद कर रहा है, ये जो बता रहा हूँ ये भी। अनु, अनु जिसका समयावाची है, उस लक्षण भूत के साथ अनु का समास होता है। उपसर्जन संज्ञा अनु की होगी, ये प्रथमा निर्दिष्ट है। अनु के आगे जो विभक्ति है वो हटी क्यों नहीं? अनु भी तो निपात है, रव्य है, अव्ययदार्थ सुपर विभक्ति हटनी चाहिए। हैं? लक्षण अभिप्रति, अभिप्रति में विभक्ति हटी नहीं, प्रथमा का द्विवचन है। और अगले सूत्र में भी विभक्ति हट नहीं रही है, यस्य चायामा, नहीं ये तो अनुवृत्ति आ रही है अनु की, यस्य चायामा। एक वो होता है अनुकरण, जो अनु अव्यय होता है उसका यहाँ अनुकरण कर रखा है, तो इसका वो अर्थ नहीं है जो उस अव्यय का अर्थ है। इसका तो इतना ही अर्थ है कि जिसका अर्थ जो अव्यय है ना, उस अनु को संकेत करना, उसको बताना। यहाँ इस अनु का अर्थ अव्यय अनु का अनुकरण कर लिया, तो ये अव्यय अनु को बता रहा है, जो अव्यय अनु है उसको बता रहा है।
अनु जिसका समीपवाची उस लक्षणभूत के साथ किसका समास? अनु का। अनुवनम अश्निर्गता। गतः, आकाश से चमकती हुई बिजली वन तक पहुंच गई, ऐसे लपक करके वन को छू गई। तो अनुवनम ऐसे इसका प्रयोग का अर्थ होगा, अनुवनम अश्निर्गता। पेड़ों को फाड़ हैं? पेड़ों को फाड़ देते बीच से एकदम। फाड़ भी देती है पर कई बार नहीं फाड़ती। अनु जिसका समीपवाची है उस तद्वाची शब्द के साथ समास होता है। अनु जिसका समीपवाची, अनु नहीं कहते तो क्या होता? वनम समया, यहां भी समास हो जाता। संज्ञा लाते कहाँ से? हैं? संज्ञा कहाँ से लाते? क्या? संज्ञा तो नहीं है। क्या नहीं है? संज्ञा संज्ञा संध्या। संध्या माने संज्ञा संज्ञा है यहाँ। संज्ञा। समया। अच्छा समया, वो तो यूं कह दिया ना, अनु जिसका समीपवाची। समया को थोड़ी मांग रहे हैं। अच्छा ये समय समय में द्विवचन नहीं होगा, ऐसा कुछ बता रहे थे थोड़ा सा। अनु जिसका समीपवाची ये कह रहे हैं, ये कब कह रहे हैं कि समया होना चाहिए? अनु जिसका समीपवाची है, जिसका समीपवाची, जिसका किसका? वन का। तो अनु जिसका समीपवाची है उस लक्षण के लक्षणवाची के साथ अनु का समास होता है। अनु जिसके सामीप्य को बता रहा है वो लक्षणवाची होना चाहिए। अनु वन के सामीप्य को बता रहा है, वो वन जो है वो लक्षण भूत होना चाहिए, लक्षणवाची सुबंत होना चाहिए। पूर्ण गुण प्रतिषेध नहीं होगा इसका। यहाँ पर ये समया अव्यय नहीं है। समया शब्द अव्यय हो तो उसका तब उसके अव्यय के योग में न लोकाव्य निष्ठा खलत्री नाम षष्ठी का प्रतिषेध होता है। षष्ठी हो रही है ना अव्यय के योग में, यहाँ अव्यय नहीं है। समया अव्यय का अनुकरण कर रखा है और इसलिए जैसे अनु में विभक्ति आ रही है क्योंकि वो अनुकरण शब्द है, अनुकरण शब्द है भाई। समया शब्द के योग में षष्ठी कैसे होगी? हविता परिता समया निक्षा धिक प्रतियोगे उपसंख्यानम। उस वार्तिक से तो द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। कहते हैं समया शब्द का जो मुख्य अर्थ है ना सामीप्य, उसके योग में द्वितीय होती है। यहाँ तो समया शब्दवाची अनुशब्द में समया शब्द वर्तमान है। देखो मेरी बात सुन लो, एक समया शब्द का अर्थ होता है सामीप्य, सामीप्य अर्थ होता है समया शब्द का, उसके योग में द्वितीय होती है। जैसे वनम समया का अर्थ क्या है? यहाँ सब वन के समय के समय। हाँ सामीप्यवाची। आप सभी बता रहे हो वन का सामीप्य। समया का अर्थ, समया का अर्थ सामीप्य होता है।
तो मुख्य अर्थ के साथ इसका योग नहीं, इसलिए द्वितीया नहीं होती, षष्ठी हो जाती है। तस्यास्य समास, और उसका समास हो जाता है। मुख्य अर्थ क्या है बोलो यहाँ? मुख्येन अर्थेन अयोगात द्वितीया न भवति। समयवाची, अनु जिसका समयवाची है, तो मुख्य अर्थ के साथ अयोग, योग न होने से द्वितीया नहीं होती, षष्ठी हो जाती है। अनु जिसका समयवाची है, यस्य चायामा, इसका अर्थ होता है लक्षणेन की नृत्य आ रही है। आयाम कहते हैं इसको, एक आयाम होता है, एक आयाम का अपोजिट शब्द क्या होगा? आयाम क्या है? आयाम परिमाण, परिमाण को कह रहे हैं आयाम। हैं? आयाम बोलते हैं ना परिमाण को। आयाम का मतलब फैली हुई कोई चीज, जैसे पानी फैला हुआ हो तो उसका आयाम कहेंगे। आयामवाची होने से अनु ही आयाम शब्द से कहा जा रहा है। जैसे वहां पहले वाले सूत्र में अनु किसी के सामीप्य को बता रहा था, वन के सामीप्य को अनु बता रहा था, और वो लक्षणवाची था, वो जिसके सामीप्य को बता रहा था ना, वन के सामीप्य को अनु बता रहा था, तो वन लक्षणवाची था, उसके साथ अनु का समास हो गया। अनुलक्षणेन, अनु, अनु जो है अनुवनेन, अनुवनम, अनु जिसका सामीप्य को बता रहा है, उस लक्षण भूत के साथ समास होता है। अरे ध्यान दे, अनु जिसके सामीप्य को बता रहा है और अनु जिसके आयाम को बता रहा है। आयाम मानी फैलाव, विस्तार। जैसे गंगा बहती है तो अनुगंगम वाराणसी, ये प्रयोग होगा। अनु किसके फैलाव को बता रहा है? गंगा के। यथा गंगा आयता तथैव वाराणसी आयता। गंगा कैसे? ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो वाराणसी भी उसके साथ साथ ऐसे बसी हुई है। समझ गए? तो अनु जिसके आयाम को बता रहा है, गंगा के आयाम को बता रहा है, उस लक्षण भूत के साथ विकल्प से समास होता है, रवि भाव समास होता है। जैसे अनुगंगम वाराणसी, अनुयमुनम मथुरा। यमुना के आयाम से, यमुना के आयाम से मथुरा का आयाम लक्षित हो रहा है, गंगा के आयाम से वाराणसी का आयाम लक्षित हो रहा है। जैसा गंगा का आयाम है वैसा वाराणसी का भी आयाम है, विस्तार, फैलाव। तो अनु जिसके आयाम को बता रहे, गंगा के आयाम को बता रहा है, दैर्घ्य, फैलाव। अनुगंगम कैसे बनेगा? ये तो पकड़ में आया होगा, पकड़ में आया होगा। अनुगंगम, यह अश्वपद विग्रह किया जाएगा। यथा गंगा आयता
तथा वाराणसीरपि आयता, वाराणसी अपि आयता। मैं संधि नहीं कर रहा हूं, अब संधि करके नहीं लिख रहा, समझने के लिए अलग अलग पद लिख रहा हूं। यथा गंगा, ये इसका विग्रह है, अनुगंगम। गंगा के आयाम को बता रहा ना अनु, अनुसु गंगा षष्ठी गस, गंगा के यथा, यथा गंगाया आयाम, ऐसे बोलेंगे। फिर तथा वाराणस्या, ऐसे बोलेंगे जी। यथा गंगाया आयाम तथा वाराणस्यापि। यथा गंगाया आयामस्तथा वाराणस्यापि, जैसे गंगा का आयाम है वैसे वाराणसी का भी है। तो अनु जिसके आयाम को बता रहा है, बताओ किसके आयाम को बता रहा है? गंगा। गंगा के। तो उस लक्षणवाची के साथ ये गंगा लक्षण बन रही है, उसके वाराणसी के फैलाव का लक्षण बन रही है। वाराणसी फैली हुई है, उसका फैलाव का ये लक्षण बन रही है। हैं? बंद हो रहा है कई देर का शायद, है ना? तो अनुगंगम बन गया, अनु गंगा, और इसको ह्रस्व किससे होगा अनुगंगा को? आप बताओ, आप बता दो, आप बताओ। पहले इसकी अव्यय संज्ञा होगी, फिर ह्रस्व हैं? नपुंसक के प्रातिपदिक से। हैं? ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से। हाँ, पहले इसकी अव्यय संज्ञा करेंगे। नहीं अव्यय संज्ञा तो ठीक है, उससे तो अलग कार्य होगा। अव्यय संज्ञा से तो नाभि भावात्म अव्यय सुपा प्राप्त होगा, नाभि भावात्म तो पंचम्या, उसको अम होगा। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो अव्ययभावस्य सूत्र से इसका नपुंसक लिंग होगा। दो अव्ययभावस्य हैं, एक नपुंसक लिंग करने वाला, एक अव्यय संज्ञा करने वाला। तो अव्ययभावस्य इसका नपुंसक लिंग होगा, और फिर ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से होगा। अनुगंगा अव्ययभाव समास, अव्ययभावश्च नपुंसक लिंग 2 4 18 नपुंसक लिंग। अव्ययभाव समास का नपुंसक लिंग होता है, हैं? और नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से। एक 2 47 ह्रस्व हो गया। अनुगंग सु आएगा, ये अव्ययभाव अव्यय है, अव्ययदाप सुपा लुक पाया। हाँ भाई, अव्ययदाप सुपा लुक पाया, लेकिन नाव्ययी भावाद तो मत पंचम्या।
दतो हम, दो चार 83। हम आदेश हो गया। और पूर्व रूप अनुगंगम वाराणसी। अनुगंगम वाराणसी का मतलब गंगा जैसे फैली हुई है वैसे, ऐसे नहीं कह सकते, वाराणसी जैसे फैली हुई है वैसे गंगा फैली हुई है। लक्षणवाची वाराणसी को नहीं बना रहे। गंगा तो लंबी चौड़ी है तो उसको बना कह सकते हैं, वो थोड़ी दूर में है। तो वाराणसी का आयाम से गंगा का आयाम, गंगा के आयाम से जितनी दूर में गंगा ऐसे मुड़ती गई वैसे वाराणसी भी मुड़ती गई। अनुज इसका आयाम वाची उस लक्षण भूत के साथ, लक्षण भूत क्या है यहाँ? गंगा। ऊपर वाले सूत्र में अनुज इसके सामीप्य को बता रहा है उस लक्षण भूत के साथ, जैसे अनुवनम, वहां पर लक्षणवाची लक्षणवाची क्या है? वन। वन वन है, और यहाँ गंगा है। गंगा है। अभिप्रति आभिमुख्य में अभिप्रति आभिमुख्य अर्थ में है, और लक्षणवाची के साथ अभिप्रति का समास होगा। अभिप्रति किसी लक्षणवाची सुबंत के साथ समास होगा यदि आभिमुख्य अर्थ में अभि और प्रति विद्यमान हो। हैं? अनुगंगम वाराणसी। मैं सोचा था कि समास को समझा ही दें इनको, पर ये अब समास समझ के ही नहीं दे रहा है, क्या करें। आ रहा है गुरुजी समझ में, हैं? आ रहा है धीरे धीरे समझ में। हाँ, यथा सादृश्य का अर्थ बताओ एक बार। सुमित, यथा के 4 अर्थ हैं, तो ये कह रहा है सादृश्य वर्जिते अर्थे यथा अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। सादृश्य को छोड़कर अन्य अर्थों में यथा मौजूद हो तो समास हो जाता है। हैं? सादृश्य अर्थ में यथा नहीं होना चाहिए, बाकी जगह यथा का समास हो जाएगा। सुप्रतिना मात्रार्थ का अर्थ बोलो। सुप मानी सुबंत, प्रति के साथ। अब ये प्रति किसके अर्थ को दे रहा है? मात्रा के अर्थ को। मात्रा अर्थ है, मात्रा अर्थ में क्या है? सुबंत। हाँ, सुबंत है, प्रति के साथ नहीं जुड़ रहा है। मात्रा अर्थ है, मात्रा अर्थ है सुबंतम। मात्रा अर्थ में अल्प अर्थ में सुबंत हो तो प्रति के साथ समास होता है। जैसे साकम प्रति, शाकप प्रति, साकम नहीं, शाकप प्रति, घृत प्रति, दुग्ध प्रति। मात्रार्थ में कौन है? मात्रा अर्थ में साक में प्रति, मात्रार्थ में प्रति है, हैं? तो उस प्रति का समर्थ सुबंत के साथ समास। हैं? समर्थ सुबंत के जोर साथ से थोड़ा जोर से।
बोलो, मात्रार्थ में प्रति है या शाक है? प्रति। नहीं, सही बोल। मात्रार्थ में प्रति है या शाक है? अभी आप बताएं। मात्रार्थ में सुबंत, मात्रार्थे शुभ के साथ जुड़ रहा है। मात्रार्थे सुबंतम प्रतिना से समस्यते। मात्रा कहते हैं स्वल्प, स्वल्प अर्थ में कोई सुबंत होगा ना, तो उसका प्रति के साथ समास होगा। जैसे शाकप प्रति और शाकप प्रति और दुग्ध प्रति, घृत प्रति। यहाँ अव्यय भाव समास के पूर्व पद अव्यय नहीं है, बाकी इस जगह तो हो रहा था। ये थोड़ा एक्सेस प्राय तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीचे है। ये कहता है तिष्ठत गु इत्यादि समुदाय निपातन है। निपातन क्या होता है भाई? तिष्ठत गु इत्यादि सब निपातन किए जाते हैं। निपातन क्या होता है? देखो, पाणिनि सूत्रों के द्वारा शब्द रचना करते हैं, शब्दों को सिद्ध करके दिखाते हैं, पर सूत्रों में कहीं कहीं ऐसे शब्द डाल देते हैं कि उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वो ये बताते हैं कि ये शब्द ऐसे ही साध होगा, इसमें कुछ कार्य आपको करने हैं तो अपनी कल्पना के अनुसार कर लीजिए, मेरी परमिशन है। आप इस लक्ष्य पर, मतलब अंतिम शब्द बोल देते हैं और हमारे ऊपर कह देते हैं अब बना लो इसको, जैसे भी बनाओ। तुमको मैंने शब्द सिद्धि करनी तो सिखा दी कि ये प्रकृति, ये प्रत्यय, ये आगम, ये आदेश, मैंने पूरा सिखा दिया। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि ये शब्द साधु है, इसमें ऊहा करो कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये आगम है, ये आदेश है, और इस तरह ये शब्द बन रहा है। इसी को निपातन कहते हैं। मतलब कार्य करना, कार्य हैं? कार्य कार्य करना, हैं जी? कार्य करना, ऐसा बोल रहे हो? कार्य करना, मतलब कार्य करना। कार्य हो गया ना गुरु जी, कार्य करना। कार्य हो गया निपातन का। निपातन का अर्थ कह रहे हैं कार्य करना। नहीं, निपातन का अर्थ है साधु शब्द को, साधु शब्द में, पाणिनि के द्वारा उच्चरित साधु शब्द में अवयवों की कल्पना करना, आगम, आदेश, प्रकृति, प्रत्यय की कल्पना करना। क्या बताया? आगम आदेश उच्चरित शब्द में अवयवों की कल्पना करना, ऐसे बता रहे हैं। साधु शब्द से क्या ले रहे हैं यहाँ पे गुरु जी? जैसे तिष्ठत गु, ये सूत्र में बोल रखा है। साधु शब्द माने सूत्रकार जो अंतिम सही शब्द है उसको उच्चारण कर देते हैं अपने कंठ से, ये नहीं बताते अपनी तरफ से ये भाई ये प्रकृति है। बाकी जगह जैसे बता रहे थे ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये शब्द है, इसके साथ इसका समास हो गया, ऐसे बताते हैं, पर कहीं कहीं बताते नहीं, वही शब्द बोल देते हैं। हैं? कहाँ से शुरू करें? वो क्या शब्द बोल रहे थे आप? साधु शब्द। साधु शब्द का उच्चारण कर देते हैं मुख से और अवयवों की कल्पना हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि आप कर लो अपने आप। शब्द तो ये बनेगा, इसमें जो जो आपको परिवर्तन करने हो तो परिवर्तन कर लीजिए, ऐसे कह देते हैं। हैं? निपातन समझे? यानी रूट वर्ड बता देते हैं। एक जो अंतिम सिद्ध होने वाला शब्द है ना,
वो हमको बता देंगे। जैसे सर्वनाम ये बना दिया, बता दिया, और ये नहीं बताया कि इस सूत्र से ये परिवर्तन होंगे, ये कार्य होगा, ऐसे नहीं बताया। तो इसका मतलब वो जितने भी शब्द मैं यहाँ पर, जितने भी शब्द यहाँ लिख करके बताऊंगा ना, नए नए शब्द, तो कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिसमें पाणिनि स्वयं हमको ये कहते हैं कि ये धातु, ये प्रत्यय, आगम, ये आदेश, पर कुछ शब्द, अंतिम शब्द हमारे सामने रख दिया कि ये शब्द है भाई, इसमें कुछ बनाना, घटाना, कुछ और मिलाना हो तो कर लो, इसमें अपनी परमिशन है, ऐसे कह दिया। तो इस तरह से ये हो गया। तिष्ठत गु प्रवृत्ति, तिष्ठन्ति गावा, दोहनाय तिष्ठत गु, काल विशेष को कहेगा। तिष्ठत गु काल विशेष को कहलाएगा। तिष्ठत, तिष्ठत गो शब्द था जी, तिष्ठत गो का तिष्ठत गु कैसे बना? अव्ययी भाव समास है, नपुंसकलिंग है, अव्ययदाप सुपा से ऊ हो गया। ये आजाद जी समझे? मैं ये कह रहा था कि एक वाक्य होता है, एक समस्त पद होता है, तो वाक्य में क्या क्या शब्द हैं ऐसे देखने की बजाय वाक्य में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो अपनी तरफ से कल्पना कर लो उस शब्द में। निपातन भी हमारे तो बहुत दिन में समझ में आया था, अभी आपको भी नहीं आ रहा है मुझे पता है, पर वो बार बार कहना पड़ेगा। अंतिम शब्द बोल देते हैं, हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, इसमें प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश की कल्पना कर लो। पहले बताए जैसे बताए हैं उन्होंने, उसके आधार पर ही। वहाँ जो हमारा अभ्यास तो बहुत सारा करवा ही रहे हैं ना, तो वो कहते हैं उसी आधार पर इन शब्दों में प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश की कल्पना कर लो। ओम शांति शांति।